हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया था प्रीलिम्स के बेस्ड पर। 2026 को टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि संविधान क्या होता है। तो उसमें हमने बात किया था संविधान एक दस्तावेज होता है, और संविधान जो दस्तावेज होता है उसे विधि का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। और इसमें राज्य के सरकार के जो अंग होते हैं, उन सरकार के अंगों के कार्य और उनके सिद्धांत निहित होते हैं। और राज्य शब्द पर हमने जो है चर्चा कर लिया था अलग से कि राज्य शब्द का अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ निकलता है। भारत के संदर्भ में हमने बात किया था कि यूनिट्स को गिनते हैं हम लोग। जैसे हमारे दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के जो भी हमारे सभी राज्य हैं, हम लोग उनको गिनते हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में, जब हम राजनीतिक विज्ञान में देखते हैं राज्य शब्द को, स्टेट, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें 4 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। राज्य में 4 तत्व देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जिसके यहाँ पर मान लो क्षेत्र है, अगर उसके पास जनसंख्या नहीं है, जैसे अंटार्कटिका, तो वहाँ पर जगह तो है लेकिन वहाँ पर कोई लोग रहते नहीं है, जनसंख्या नहीं है वहाँ पर, तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। और फिलिस्तीन मान लो, वहाँ पर लोग हैं, जगह भी हैं, लेकिन फिलिस्तीन में कोई सरकार नहीं है। एक हमास करके संगठन है जिसका इजराइल के साथ हमेशा युद्ध चलता रहता है, जो कि हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो फिलिस्तीन में कोई सरकार हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम फिलिस्तीन को राज्य नहीं कहते। हालांकि कई देशों ने जो है फिलिस्तीन को जो है राज्य का दर्जा भी दिया है। तो हालांकि वहां पर हमें कोई सरकार देखने को मिलती नहीं है, हमास करके एक संगठन देखने को मिलता है, तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। और संप्रभुता, जिस राज्य के पास मान लो संप्रभुता नहीं है, जो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें, तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये यूरोप हो गया, ये ये अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पर ये पुर्तगाल, इधर स्पेन है। तो यहाँ पर एक जिब्राल्टर करके एक छोटा सा देश है, तो स्पेन से सटा हुआ है, लेकिन स्पेन का नहीं है ये जिब्राल्टर देश। इस पर यूके का कब्जा है। ये संप्रभु देश नहीं है, यूके के अंदर आता है, यूके के अंडर में आ जाता है। ब्रिटेन वालों का कब्जा है जिब्राल्टर पर। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो ये अमेरिका हो गया, इधर अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीप है, क्यूबा करके, इधर एक द्वीप है प्योर्तो रिको। प्योर्तो रिको इधर एक द्वीप है, तो वो भी स्वतंत्र देश नहीं है। वो भी, इस पर भी किसका कब्जा है? ये भी अमेरिका के अंडर में ही आता है। तो जो देश स्वतंत्र नहीं है, संप्रभु नहीं है, अपने आप में खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, तो हम उसे जो है राज्य नहीं कहेंगे। वो राष्ट्र हो सकता है, हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। तो ठीक है, हमने यहाँ पर राज्य के 4 तत्वों पर बात कर लिया था। उसमें हमने इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देख लिया था कि यूपीएससी ने जो पिछले वर्षों में पूछा था, पीवाईक्यू जो यूपीएससी ने पूछा था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। और भी कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था। तो हमने देखा था कि सरकार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। मोटी मोटी बातों को हम लोगों ने समझ लिया था। और जो संप्रभुता होती है राज्य की, उसको भी हम लोगों ने 2 भागों में बांट के देख लिया था, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। उसके बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को देख लिया था कि लिखित संविधान है, और संविधान हमारा विकसित नहीं है, अधिनियमित संविधान है। ब्रिटेन की तरह हमारा संविधान विकसित संविधान नहीं है, अधिनियमित संविधान है। संविधान सभा बैठी थी, सब लोगों ने मिलकर बैठा, उसको लिखा संविधान को। इस तरीके से हम लोगों ने संविधान के जो है भारत के संविधान के कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने देख लिया था कि संविधान जो है, संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पर भारत में, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ब्रिटेन की तरह नहीं है यहाँ पर कि संसद की सर्वोच्चता है। संसद ने जो कह दिया वो कह दिया, संसद ने जो विधि बना दिया वो बना दिया कि अभी तुम्हारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो या फिर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। तो उस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो अभी हम लोग दोस्तों उसके आगे बढ़ेंगे जहाँ पर थे। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि जो शासन प्रणालियाँ होती हैं, कई देशों में हमें जैसे देखने को मिलता है संसदीय प्रणाली होती है, कहीं कहीं पर अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। अगर भारत में बात करें तो संसदीय प्रणाली होती है। तो उसको हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, और उन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को हम लोग देख रहे हैं प्रीलिम्स 2026। हालांकि हम लोग इसमें बेसिक बेसिक बातों को पढ़ रहे हैं, तो आप 2026-27 में भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप 2027 में भी यूज कर सकते हैं। आपको ये काम आगे आगे काम ही आएगा, आपको ये बेकार नहीं जाएगा। आप 2027 के लिए भी पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग दोस्तों ये देख लेते हैं पहले कि जैसे किन्हीं किन्हीं देशों में हमें ये देखने को मिलता है, जो जो राजनीतिक सिस्टम होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक व्यवस्था होती है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार की व्यवस्थाएं जो होती है, शासन प्रणाली है, हम उसको संसदीय प्रणाली या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग देशों में हमें अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलते हैं। तो इन संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली, इन दोनों को हम कैसे निर्धारित करते हैं कि इसे हम संसदीय प्रणाली कहेंगे और इसे अध्यक्षात्मक प्रणाली कहेंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं। शासन प्रणाली। अब कई बार सही है। तो शासन प्रणाली पर बात करते हैं हम लोग। और हमने कल देखा था, कल के वीडियो में, कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। और प्रीलिम्स में आपको पीटी के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से जो है समझने पर ही जोर देना। हालांकि यूपीएससी में आपको हमेशा जो है समझने पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर रट कर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर लेंगे। तो सरकार के 3 अंगों को हमने देख लिया था कल की वीडियो में, कौन कौन से होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कैसे निर्धारित करते हैं कि किस देश में संसदीय जो है, संसदीय व्यवस्था है, और किस देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रणाली कह लो या फिर व्यवस्था कह लो। और एक और होता है जिसे हम अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो कैसे निर्धारित करेंगे किसी देश में संसदीय व्यवस्था है या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो निर्धारित कुछ ऐसे करते हैं। मान लो जो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में किस तरीके के संबंध है, इन दोनों के बीच में, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कैसे संबंध है। जैसे विधायिका का कार्य क्या होता है, विधियों को बनाना। इसका कार्य क्या होता है, विधि का क्रियान्वयन। तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसे, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में आपस में संबंध कैसे हैं, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये संसदीय प्रणाली है और ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। ये दोनों एक दूसरे को, तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर राष्ट्रपति मान लो हो गया, और यहाँ पर हमारा संसद हो जाता है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग भाग होते हैं, और एक राष्ट्रपति भी संसद का भाग हो जाता है। तो भारत का जो, भारत की जो हमारी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है भारत में। तो भारत में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अभी हम उस पर आगे बात करेंगे। चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं उस पर हम देख लेते हैं। मान लो कि ये अगर राष्ट्रपति जो है कुछ मतलब कि किसी भ्रष्टाचार में पाया जाता है, देशद्रोह कर रहा है, ऐसे किसी भी आरोप में राष्ट्रपति पाया जाता है, तो विधायिका क्या करती है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव ला करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती हैं। महाभियोग प्रस्ताव ला करके, महाभियोग प्रस्ताव ला करके विधायिका क्या करती है, संसद राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है महाभियोग प्रस्ताव ला करके। लेकिन अगर जब विधायिका जो है
कोई उल्टा पुल्टा विधि बनाएगी, मान लो जो है हमारे संविधान जो है संविधान के अनुकूल नहीं है, ऐसा कोई विधि बनाती है विधायिका, तो राष्ट्रपति भी उस पर जो है उसको उस पे उस विधि पर वीटो लगा के उसको रोक सकता है, वीटो लगा करके, या फिर वीटो लगा देगा, साइन ही नहीं करेगा। तो उसके अलग अलग प्रावधान होते हैं, किसी भी तरीके से जो है बिल पास नहीं करता है राष्ट्रपति। तो उसके आगे उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से चेक एंड ये इसको चेक एंड बैलेंस करता है। राष्ट्रपति अगर ज्यादा अपनी मनमानी करेगा तो महाभियोग प्रस्ताव ला करके संसद जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। अगर विधायिका कोई उल्टा पुल्टा जो है विधि बना देती है तो राष्ट्रपति जो है उस पर साइन ही नहीं करेगा। लो ससुर, तुम बना कर क्या करोगे जब वो साइन ही नहीं करेगा? तो वो विधि ऐसे ही रह जाएगी, या फिर रद्द कर देगा राष्ट्रपति, उसको वापस भेज देगा, या फिर पुनः विचार के लिए। तो उसके अलग अलग जो है अलग कुछ अलग अलग प्रावधान होते हैं। राष्ट्रपति या तो वीटो लगा देता है, एक पॉकेट वीटो होता है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग मोटी मोटी बातों को देख ले रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका इन दोनों के जो है कार्यों की समीक्षा करती है, अवलोकन करती है। तो हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोग ये देख रहे थे शासन प्रणालियों को कि अलग अलग देशों में संसदीय व्यवस्था होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। तो कैसे निर्धारित करते हैं कि ये संसदीय प्रणाली है, ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है? तो उस पर हम लोगों ने बात किया कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध कैसे हैं, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये संसदीय प्रणाली है, ये अध्यक्षात्मक प्रणाली है। पहले इस दो लाइन को हम लोग लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिख लेंगे दो चार लाइन। किसी भी देश में किसी किसी भी देश में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, किसी भी देश में कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर वहां के राजनीतिक व्यवस्था को वहां के राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर वहां के राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय प्रणाली, और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच वर्गीकृत किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, संसदीय प्रणाली जो होती है हमने बात किया, अलग अलग देशों में संसदीय प्रणाली होती है और अलग अलग देशों में जो है कहीं कहीं पर अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है कि हम जो है इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। दोनों के बीच अंतर क्या है, तो उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। तो लिखेंगे, देख लेंगे हम लोग अभी। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली, या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली कर लेंगे। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली।
के बीच अंतर। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच अंतर, तो इसी बात करते हैं हम लोग। तो इस साइड लिख लेंगे, इस साइड लिख लेंगे संसदीय प्रणाली। दोनों व्यवस्था में क्या अंतर है उस पर बात कर लेते हैं। इधर लिख लेंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब संसदीय प्रणाली क्या है उससे बात करते हैं। हमारे देश में, भारत में संसदीय प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो एग्जाम्पल ले तो हम अमेरिका में, हमें यूएसए में देखने को मिल जाता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली पर बात करते हैं। यहाँ पर संसदीय प्रणाली में स्टेट हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य है, राज्य में प्रमुख कौन होता है? राज्य में सबसे सर्वोच्च कौन होता है? हिंदी में कर लेंगे राष्ट्राध्यक्ष। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट देख लेते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि शासनाध्यक्ष। यानी कि जो शासन चलाने वाला है, सरकार, सरकार में प्रमुख कौन है, सरकार में सबसे सर्वोच्च कौन है, उससे बात करेंगे। और यहाँ पर और अभी हम बात करेंगे। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है संसदीय प्रणाली में? भारत में हमारे भारत में संसदीय प्रणाली है। तो हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का, जो हमारा भारत है, उसमें सबसे सर्वोच्च हम राष्ट्राध्यक्ष किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? तो आप सभी को पता होगा, हम लोग राष्ट्रपति को मानते हैं। हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये जो होता है, ये असली जो है हेड नहीं होता है। इसको हम लोग नाम मात्र का, जो हमारा राष्ट्रपति होता है भारत का, उसे हम नाम मात्र का शासन, नाम मात्र का अध्यक्ष कहते हैं। जैसे हमारे परिवार में दादाजी होते हैं ना, सबसे प्रमुख, सबसे ऊपर होते हैं, तो इसे राष्ट्रपति को आप समझ सकते हैं पूरे देश के तौर पर। वो मतलब केवल बैठे रहते हैं, उनके पास उतनी शक्तियाँ रहती है नहीं। मतलब उनका नाम रहता है, उनके पास नाम मात्र की पावर रहती है, लेकिन असली जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो इनको कर लेंगे नाम मात्र की शक्ति। नाम मात्र की शक्ति। और यहाँ पर रियल रियल हेड कर लेंगे। यहाँ पर भी इंग्लिश में कर लेंगे नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड। तो हमें ये संसदीय प्रणाली हमारे भारत में देखने को मिलता है। और अगर हम एग्जांपल ले तो हमें यूके में, यानी कि ब्रिटेन में भी देखने को मिल जाता है। तो यूके में तो भैया कौन होता है? नॉमिनल हेड कौन होता है? वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? ब्रिटेन में, ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर राजा होता है, जिसे हम क्राउन कहते हैं। तो वहाँ का जो क्राउन होता है वो उनका राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। तो ब्रिटेन में तो क्राउन हो जाता है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया में तो आप सभी को पता ही होगा, राष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, वो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। और जो रियल हेड होते हैं, जो रियल वास्तविक शक्तियाँ होती है, वो किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास नहीं होती। वो वास्तविक शक्तियाँ प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। संसदीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं हम लोग। तो संसदीय प्रणाली में हमने क्या देख लिया कि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि नॉमिनल हेड कौन होता है? जो यहाँ पर यूके में अगर बात करें तो क्राउन होता है, वहाँ का राजा। इंडिया में हमारा राष्ट्रपति हो जाता है। यानी कि राष्ट्र नॉमिनल हेड, यानी कि नाम मात्र का हेड, उनके पास वो शक्तियाँ रहती हैं नहीं। वास्तविक हेड कौन रहता है? यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटेन में भी वास्तविक हेड कौन रहता है? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। और भारत में भी प्राइम मिनिस्टर। तो जो वास्तविक शक्तियाँ रहती हैं, रियल हेड, यानी कि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास रहती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास रहती हैं।
और और अगर हम आगे बात करें तो, और यहाँ पर आगे बात करें तो, जो हमने बात किया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उस पे हमने हमने बात किया, सरकार के 3 अंग होते हैं। तो ये जो विधायिका के सदस्य होते हैं और ये जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो ये जो विधायिका के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं विधायिका के, सांसद वगैरह जो होते हैं, वही लोग जो है जैसे चुनाव होता है तो जो निर्वाचक रहते हैं, आम जनता अपने सांसद को चुनती है, तो वो जाकर के विधायिका में जिस भी पार्टी का बहुमत रहता है वो जो है उन्हीं की जो है सरकार बनती है। तो वो जिस पार्टी का बहुमत रहता है तो उसी पार्टी के लोग जो है कार्यपालिका में जाते हैं, यानी कि कार्यपालिका में जो मंत्री रहते हैं वो विधायिका से गए हुए रहते हैं। तो कार्यपालिका के जो सभी सदस्य रहते हैं वो विधायिका के मेंबर होते हैं, और विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के मेंबर नहीं होते हैं, क्योंकि विधान संसद में तो 543 कुछ तो सीटें हैं ना, तो मंत्री तो उतने ज़्यादा थोड़ी होते हैं, तो मंत्रियों की संख्या कम होती है। विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के सभी मंत्री यानी कि कार्यपालिका के सभी मेंबर विधायिका के मेंबर होते हैं। तो ये हमें देखने को मिल जाता है संसदीय प्रणाली में। तो यहाँ पर लिख लेंगे कार्यपालिका के सभी सदस्य, कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। तो कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। और आगे लिख लेंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली को, जो है मैं इसके आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं, कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के मेंबर होते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो सरकार के, फिर से उसी को ड्रॉ करना पड़ेगा, विधायिका, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने जैसा बात किया था कि अगर राष्ट्रपति कुछ भी अपनी मनमानी करेगा तो विधायिका क्या करते हैं, संसद महाभियोग प्रस्ताव ला करके कभी भी जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है, संसद महाभियोग प्रस्ताव ला करके। और जो है जो कार्यपालिका होती है, ये सभी कार्यपालिका के सभी मंत्री विधायिका से ही गए हुए रहते हैं। तो इनको क्या, जब भी जो है विधायिका कोई भी अगर प्रश्न वगैरह पूछ सकती है इनसे, कार्यपालिका के जितने भी मंत्री रहते हैं तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा। यानी कि कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति जवाबदेही रहती है, विधायिका के प्रति, संसद के प्रति। जितने भी सारे हमारे मंत्री होते हैं भारत में, जो भी कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, जितने भी सभी मंत्री होते हैं, वो मंत्री विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई भी सवाल पूछ लिया गया तो उनको जवाब देना पड़ जाता है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे, ये भी हमें देखने को मिल जाता है संसदीय प्रणाली में। कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होती हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देख लिया, ये हमने क्या देख लिया, संसदीय प्रणाली देख लिया। अब इसके बाद हम जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली को देख लेंगे। बोर्ड हाल फिलहाल में छोटा पड़ गया है थोड़ा सा। तो संसदीय प्रणाली को हमने देख लिया कि हमारा जो संसदीय प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि नॉमिनल हेड, नाम मात्र का हेड होता है, वो कौन होता है? भारत में तो राष्ट्रपति हो जाता है और यूके में, ब्रिटेन में क्राउन हो जाता है। और वैसे अगर हम बात करें हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है, सरकार में सबसे ऊपर कौन है, सरकार का हेड कौन है, तो शासन को चलाने वाला जो जिसके पास रियल पावर होती है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो जाता है संसदीय प्रणाली में। और संसदीय प्रणाली में हमें ये देखने को मिलता है कि कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। लेकिन अगर विधायिका के अगर पूछ लिया जाए, विधायिका के सभी सदस्य क्या कार्यपालिका के सदस्य होते हैं? क्या विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कार्यपालिका के सभी मेंबर विधायिका के सदस्य होते हैं।
और जो कार्यपालिका हमारी होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। अगर संसद में कोई भी सवाल पूछ लिया गया किसी भी मंत्री से तो मंत्री को जवाब देना पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिलहाल से मेरे मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर जो भी मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमने अभी अंतर देख रहे हैं, तो हमने संसदीय प्रणाली की बात कर लिया, संसदीय प्रणाली पर हमने चर्चा कर लिया। अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम आदर्श छात्रात्मक प्रणाली पर भी बात करते हैं। संसदीय प्रणाली और आदर्श छात्रात्मक प्रणाली के बीच अंतर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को समझ लिया, संसदीय प्रणाली क्या होता है। अभी हम लोग आदर्श छात्रात्मक प्रणाली पर बात करते हैं, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगा कि संसदीय प्रणाली और आदर्श छात्रात्मक प्रणाली के बीच, दोनों के बीच क्या अंतर होता है। तो चलिए फिर आदर्श छात्रात्मक प्रणाली को भी देख लेते हैं। आदर्शात्मक आदर्शात्मक प्रणाली। तो इसमें भी जो हेड ऑफ द स्टेट होता है राष्ट्राध्यक्ष, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो शासनाध्यक्ष होता है, सरकार का जो सर्वोच्च होता है, सरकार का जो हेड होता है, तो इसमें भी बात कर लेते हैं हम लोग। हेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्राध्यक्ष। और यहाँ पर देख लेते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि शासनाध्यक्ष। शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। और आगे हम बात करते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। तो संसदीय प्रणाली में हमने क्या देखा कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है और जो शासनाध्यक्ष होता है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष नॉमिनल हेड होता है यानी कि नाम मात्र का हेड होता है, लेकिन जो शासनाध्यक्ष होता है वो रियल हेड होता है। ऐसा संसदीय प्रणाली में देखा हमने। अब आदर्शात्मक प्रणाली की बात करें तो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है और जो शासनाध्यक्ष होता है, ये वहाँ का रियल हेड होता है और ये भी वहाँ का रियल हेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदर्शात्मक प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है और जो शासनाध्यक्ष होता है वो सेम पर्सन होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सेम पर्सन। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमें ऐसा कहाँ देखने को मिल जाता है? यूएसए में, अमेरिका में जो आज हमें ट्रम्प महोदय देखने को मिल जाते हैं, जो कि लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं। तो करंट अफेयर में हमें लगातार देखने को मिल जाते हैं ट्रम्प महोदय। तो वो जो है अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और शासनाध्यक्ष भी हैं, यानी कि देश के प्रमुख तो है ही हैं। जो ट्रम्प महोदय हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो शासन प्रशासन होता है, वहाँ के शासन के भी हेड है ट्रम्प महोदय। तो आदर्शात्मक प्रणाली में हमने क्या देख लिया कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो दोनों सेम पर्सन होते हैं, यानी कि हम इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जैसे हमने देख लिया एग्जाम्पल ट्रम्प हो गए यूएसए में। लेकिन संसदीय प्रणाली में हमने क्या देखा, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है हेड ऑफ द स्टेट और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो नॉमिनल हेड होता है, यानी कि नाम मात्र का हेड होता है, उसके पास पावर उतना होता नहीं है। लेकिन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो शासन चलाने वाला होता है, शासन चलाने वाला जो होता है व्यक्ति, वो जो है प्रमुख होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। जैसे हमने देखा हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर हो गए और ब्रिटेन में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो संसदीय प्रणाली में जो शासनाध्यक्ष होता है वो वास्तविक जो है हेड होता है और नॉमिनल हेड होता है राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन आदर्शात्मक प्रणाली में हमें क्या देखने को मिल गया, दोनों सेम ही पर्सन होते हैं। तो हेड तो हो गया वहां का राष्ट्रपति हो गया। अब हमने आगे क्या देखा था संसदीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में हमने क्या देखा था कि संसदीय व्यवस्था में हमने देखा भारत में, जैसे हमने देखा कि जो कार्यपालिका का मेंबर होता है यानी कि मंत्री सारे मंत्री जो होते हैं वो विधायिका के मेंबर होते हैं। सभी के सभी जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं यानी कि मंत्री, वो सभी जो है विधायिका के सदस्य होते हैं। यानी कि कार्यपालिका के सभी मेंबर विधायिका के सभी मेंबर होते हैं। लेकिन
हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है जो कार्यपालिका का मेंबर होगा, यानी कि मंत्री, मंत्री विधायिका का मेंबर नहीं हो सकता है। अगर कोई जो है विधायिका का मेंबर ये कहता है कि मुझे मंत्री बनना है, तो पहले उसे जो है रिजाइन देना पड़ेगा विधायिका से, तभी जो है मंत्री बन सकता है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमें क्या देखने को मिल गया कि कार्यपालिका का कोई भी मेंबर विधायिका का मेंबर नहीं हो सकता है। और संसदीय प्रणाली में जबकि ऐसा है कि सभी कार्यपालिका मेंबर विधायिका का मेंबर होते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे, कार्यपालिका का कोई कार्यपालिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? अध्यक्षात्मक प्रणाली में, यानी कि वीएसए में भी ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। और हमने देखा था संसदीय प्रणाली में, हमने देखा था कि जो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका होती है, यानी कि सभी मंत्री, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि विधायिका ने, यानी संसद में अगर कोई भी सवाल किसी भी मंत्री से पूछ लिया गया तो उनको वहां पर जवाब देना पड़ जाता है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में हम अगर बात करें तो जो कार्यपालिका होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता वोट देती है राष्ट्रपति को, और जनता के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होते हैं। और वहां की जो विधायिका होती है, यानी कि कांग्रेस, यूएसए में हम लोग विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। तो थोड़ा सा यूएसए के जो अमेरिका का विधायिका होती है उस पर थोड़ा बात करेंगे हम लोग। विधायिका, जो यूएसए की विधायिका होती है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमें भारत में देखने को मिल जाता है, जो हमारे भारत की विधायिका होती है उसमें हमें जो है 3 भागों में हम लोग विधायिका को बांट लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा हमारा राष्ट्रपति खुद हो जाता है। तो 3 भाग होते हैं हमारे भारत में विधायिका के। और हम लोग बात करें यूएसए में, अमेरिका में, तो यहाँ पर हमें 2 भागों में देखने को मिल जाता है। पहला हो जाता है, पहला भाग सीनेट, दूसरा भाग जो हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आप कहने को कह सकते हैं प्रतिनिधि सदन। और ये सीनेट, सीनेट जो होता है यूएसए में वो वहां का उच्च सदन होता है। सीनेट जो होता है अमेरिका में उच्च सदन होता है, और ये निचला सदन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने क्या बात किया, कार्यपालिका का कोई भी मेंबर जो है विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी कि मान लो अगर कोई भी जो है मेंबर विधायिका का, मान लो सीनेट से या फिर रिप्रेजेंटेटिव से है, मान लो जो है सीनेट, कोई सीनेट का मेंबर, मान लो कोई कहता है जाकर के, जो ट्रम्प है वहां पर राष्ट्रपति, सीनेट का कोई मेंबर जाकर के ट्रम्प से कहता है, ट्रम्प महोदय, ये महाराज हमारा को जो है ना मंत्री बना दो। तो ट्रम्प महोदय कहेंगे, रे बकलुलवा, तेरे को पता नहीं है, तुमने फाउंडेशन नहीं पढ़ा है क्या? तो ट्रम्प महोदय कहेंगे कि तुम जाओ पहले विनोद सर से जो है ना फाउंडेशन पढ़ के आओ, फिर तुमको थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, फिर तुमको हम मंत्री बना देंगे। तो ट्रम्प महोदय कहते हैं, रे पगला, तेरे को पता नहीं है। ट्रम्प महोदय कहते हैं इसको कि रे पगला, तुरा को पता नहीं है कि कोई भी विधायिका का मेंबर अमेरिका में कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी कि अमेरिका में जहां अध्यक्षात्मक प्रणाली है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये पगला कहता है ट्रम्प महोदय से, ये महाराज हम जो है रिजाइन कर देते हो, 2026 में हम रिजाइन कर देते हो, हमरा को मंत्री बना दो। तो ट्रम्प महोदय कहते हैं, रे बकलवा, 26 में तो दुनिया खत्म है, तू कहाँ मंत्री बनेगा फिर? तो ऐसा हमें देखने को मिल जाता है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति एक साथ कार्यपालिका और विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। और जबकि हमने भारत में देखा कि कार्यपालिका के सभी मेंबर जो होते हैं विधायिका के सदस्य होते हैं, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जबकि अमेरिका में हम अगर देखें तो पूरी तरीके से अलग रहता है, कोई भी मेंबर, एक भी सदस्य जो है कार्यपालिका का विधायिका का मेंबर नहीं हो सकता है। अगर सीनेट का, मान लो सीनेट का कोई मेंबर है, या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी सदन, कोई भी मेंबर है, यहाँ का कोई सदस्य या फिर यहाँ का कोई सदस्य है,
अगर मंत्री बनने जाएगा, कार्यपालिका का सदस्य बनने जाएगा, पहले यहाँ से रिजाइन देगा, तभी जो है कार्यपालिका का सदस्य वो बन पाएगा। मंत्री बनने से पहले उसे जो है अपना विधायिका से जो है रिजाइन देना पड़ेगा, तभी वो मंत्री बन पाता है। तो हमने दोस्तों देख लिया कि अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली क्या होती है, पहले उसमें देख लिया, और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है उसमें भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। अंतर तो साफ साफ है कि वहां पर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों 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 जो है अलग अलग व्यक्ति होते हैं, और यहाँ संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है शासनाध्यक्ष, वो जो है रियल हेड होता है, उसके पास वास्तविक पावर होती है। और जो है संसदीय प्रणाली में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, सभी सदस्य कार्यपालिका के विधायिका के सदस्य होते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या देखने को मिलता है, कार्यपालिका का कोई भी मेंबर विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। तो अंतर तो साफ साफ है, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच अंतर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देख लिया, मोटी मोटी बातों को जो है हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, कैसे होता है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच अंतर क्या होता है। अभी हम लोग थोड़ा और जो है मोटी मोटी बातों को जान लेंगे कि निर्वाचन प्रक्रिया जो है, निर्वाचन का तरीका कैसा होता है दोनों में, और दोनों के बीच किस तरीके से हमें अंतर देखने को मिल जाता है। तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे संसदीय प्रणाली और यहाँ पर देख लेते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में जो है पूरा आ जाए। तो संसदीय प्रणाली में हमें कैसा देखने को मिलता है, जो निर्वाचक होता है यानी कि जो निर्वाचक होता है इलेक्टोरल निर्वाचक, जैसे कि हम लोग जैसे वोट देने जाते हैं, जो आम जनता वोट देने जाती है, जो निर्वाचक होता है जो यानी कि मतदान करने जाता है, जो वोट देता है जो, तो जो जो निर्वाचक होता है अपने क्षेत्र के जो सांसद वगैरह रहते हैं अपने प्रतिनिधि को जो है चुनता है, अपने प्रतिनिधि को वोट देता है। जो भी उसके एरिया के जो भी सांसद रहते हैं वो जिसको चाहता है उसको जो है वोट देता है। तो विधायिका को जो है, ये जो निर्वाचक रहते हैं वो किसको चुनते हैं, विधायिका को। और यहाँ पर हम लोग और बात कर लेते हैं कार्यपालिका, यानी कि मंत्री कौन बनता है। थोड़ा और इसको नीचे कर देंगे। निर्वाचक इलेक्टोरल, जो निर्वाचक होता है जो वोट देने जाते हैं, मतदाता क्या करता है, तो विधायिका विधायिका को जो है वोटिंग करता है, विधायिका। संसदीय प्रणाली में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे भारत में आप लोग वोट देने जाते होंगे, देखते होंगे कि हम लोग जो निर्वाचक होता है वो विधायिका को चुनती है, विधायिका का चुनाव करती है निर्वाचक। जो विधायिका रहती है, जैसे निर्वाचक ने, जैसे हम लोग वोट देने गए, तो हमने अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना, तो वो लोग विधायिका में, हम लोगों ने विधायिका को चुन लिया। तो अब उसमें अलग अलग दल के अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, तो जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वो पार्टी जो है अपनी सरकार बनाती है, और जो है अपना एक पीएम जो है चुन लेते हैं वो लोग आपस में। तो निर्वाचक क्या करता है, विधायिका को चुनता है। संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं हम लोग। तो निर्वाचक विधायिका को चुनता है, और विधायिका में जिस भी पार्टी का जो है बहुमत रहता है, जिस भी पार्टी को ज्यादा मत मिलते हैं, ज्यादा वोट मिलते हैं, तो वो पार्टी को जो है उस पार्टी की सरकार बनती है, और वो लोग अपना जो है आपस में एक प्राइम मिनिस्टर भी बना लेते हैं। यानी कि निर्वाचक विधायिका को चुनती है और विधायिका कार्यपालिका को चुनती है। जो निर्वाचक रहता है वो विधायिका को चुनती है और विधायिका कार्यपालिका को चुनती है।
यानी कि हम निर्वाचक हैं, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया, हमने वोट दिया। अभी अलग अलग पार्टी हैं, जिस भी पार्टी का बहुमत आया उस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, और वो पार्टी जो है अपनी सरकार बनाकर वो पार्टी जो है मंत्री बनेंगे। तो यहाँ के सदस्य ही जो है, विधायिका में तो 543 कुछ संसद में, लोकसभा में कुछ 543 हो, राज्यसभा में 275 सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ के जो सदस्य होते हैं विधायिका के, वही जो जिस पार्टी का बहुमत होता है वो आपस में सरकार बनाते हैं, और वही जो है मंत्री बनते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में वही मंत्री बनते हैं। यहाँ के ही सदस्य यहाँ पर जाते हैं मंत्री बनकर, जो है यहाँ पर कार्यपालिका का चुनाव करते हैं, यानी कि विधायिका जो है कार्यपालिका का चुनाव करती हैं। तो जब यहाँ के सभी मेंबर जो है, मतलब यहाँ पर मान लो बहुत सारे मेंबर हैं, तो इसमें से कुछ मेंबर जो है यहाँ पर चले गए कार्यपालिका में। तो इस तरीके से जो है कार्यपालिका का निर्माण हो गया, मंत्री वगैरह जो हो गए। तो जब कार्यपालिका के सभी मेंबर यहाँ से आए हुए हैं, तो इसके कार्यपालिका के ऑल मेंबर जो है सभी सदस्य विधायिका के होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऑल मेंबर, यानी कि कार्यपालिका के सभी सदस्य, यानी कि सभी मेंबर, कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के हैं। लेकिन विधायिका में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, उसमें से कुछ ही जो है मंत्री बन के गए हैं, उसमें से कुछ ही लोग जो है मंत्री बने हैं, बाकी सब तो यहीं पर रहेंगे ना। लेकिन यहाँ के जो है विधायिका के सभी मेंबर कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, कुछ ही मेंबर जो है मंत्री बनते हैं। तो यहाँ पर कर लेंगे नॉट ऑल मेंबर। और हिंदी में बात करें तो सभी सदस्य नहीं, यानी कि कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, ऑल मेंबर, लेकिन विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, नॉट ऑल मेंबर। और ये जो हमने बात की संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, सभी मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। तो कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जवाबदेह होती हैं। आप कर लेंगे यानी कि जो जो कार्यपालिका है, जो सभी मंत्री हैं, वो विधायिका के प्रति हैं जवाबदेह हैं। उनको अगर संसद में कोई भी सवाल पूछ लिया गया, इतना खर्चा क्यों हो गया, सड़क बनाने में इतना पैसा क्यों, बजट में ये कहा गया था तो ऐसा क्यों हो गया, तो जो भी मंत्री रहेंगे उनको जवाब देना पड़ जाएगा संसद में। तो जो कार्यपालिका के सभी मेंबर हमने देख लिया विधायिका के सदस्य होते हैं, लेकिन विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, और कार्यपालिका जवाबदेह होती है किसके प्रति, विधायिका के प्रति। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये तीर का निशान इस तरफ बना हुआ है, इस तरफ, यानी कि कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। जो हमने क्या देखा संसदीय प्रणाली में कैसा होता है, जो निर्वाचक रहते हैं इलेक्टोरल, वो विधायिका को चुनते हैं, विधायिका जिस पार्टी का बहुमत आता है वो मंत्री बनकर, कार्यपालिका जो जिस पार्टी का जो है बहुमत रहता है उस पार्टी के लोग मंत्री बनते हैं। तो विधायिका निर्वाचक जो है विधायिका को चुनती है, विधायिका कार्यपालिका को चुनती है, और इसी के मेंबर जो है यहाँ पर गए रहते हैं, सभी विधायिका के ही मेंबर मंत्री बनते हैं। तो कार्यपालिका के सभी मेंबर विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका के लेकिन सारे सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऐसे शॉर्ट में आप लोग जो है नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं हो पाएगा। अब हम लोग जो है अध्यक्ष छात्रों प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, संसदीय प्रणाली है इंडिया में, भारत में, तो भारत में हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अध्यक्ष छात्रों प्रणाली कैसा होता है, यानी कि यूएसए में हम लोग देखेंगे कैसा रहता है यूएसए में। यूएसए में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे निर्वाचक जो रहता है, निर्वाचक हो गया है। हमने संसदीय प्रणाली में क्या देखा, निर्वाचक विधायिका को चुनते हैं, विधायिका ही जो है कार्यपालिका को चुनती है। लेकिन यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है हमें, अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमें ऐसा देखने को मिलता है, जो निर्वाचक रहता है वो तो ठीक है विधायिका को चुनती है, वो विधायिका का चुनाव कौन करती है, जो आम जनता वहां की रहती है, निर्वाचक वो चुनती है।
अब इसमें 2 सदन रहते हैं, उसमें हम लोगों ने अभी बात किया था। सीनेट होता है उच्च सदन, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये निचला सदन हो गया, ये उच्च सदन हो गया। ये उच्च सदन हो गया सीनेट। अमेरिका में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि सीनेट उच्च सदन होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होता है। तो वहाँ की जो आम जनता होती है वो चुनाव करती है विधायिका का इसमें, और जो सीनेट रहते हैं इसके मेंबर कितने साल में चुने जाते हैं, 6 साल में चुने जाते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो निचला सदन होता है, इसका चुनाव हर 2 साल में होता है। तो हालांकि ये सब उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सीनेट का जो चुनाव होता है हर 6 साल में, और इसका निचले सदन का हर 2 साल में। अब यहाँ पर कार्यपालिका को देख लेते हैं। बीच में एक लाइन मार देता हूँ। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि विधायिका ही संसदीय प्रणाली में विधायिका ही कार्यपालिका को चुनती है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमने देखा निर्वाचक विधायिका को चुनती है। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि विधायक जो निर्वाचक रहता है वही जो है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को निर्वाचक ही खुद चुनता है। वहाँ के जो अमेरिका के जो जनता रहती है वो जो है राष्ट्रपति को जो है वो वोटिंग करती है, वो राष्ट्रपति को वोट करती है। हालांकि जो आम जनता रहती है वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है राष्ट्रपति को। वहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज करके ऐसा प्रावधान रहता है, तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे आगे कभी। तो इलेक्टोरल करके वो उनका जो स्थानीय जो प्रतिनिधि रहते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को जो है वोट देते हैं। वहाँ की आम जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को जो है वोट नहीं देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक आम जनता ही करती है। इनडायरेक्ट करती है, अप्रत्यक्ष तरीके से ही करती है, लेकिन जनता करती है इलेक्टोरल के जरिए। तो यहाँ पर एक मतलब कि जैसे यहाँ पर विधायिका में अलग अलग सदन, अलग दो सदन हो गए, यहाँ पर अलग अलग मेंबर होते हैं, कई सारे मेंबर होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका में एक मुख्य व्यक्ति को चुना जाता है। वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है मुख्य कार्यकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो वहाँ का राष्ट्रपति रहता है, वहाँ के राष्ट्रपति को लोग जो है चुनाव कर वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि संसदीय प्रणाली की तरह इसके ही मेंबर जिस भी पार्टी को बहुमत आया वो वही जो है सरकार बना लेते हैं अपनी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यही जो निर्वाचक है वही विधायिका को वोटिंग कर रहे हैं, वही कार्यपालिका को भी वोटिंग करेंगे। तो वहां पर अमेरिका में ऐसा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्य कार्यकारी कौन होता है? अब चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति। अभी हमें इस टाइम पर कौन देखने को मिलता है? जो ट्रम्प महोदय, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि मुख्य कार्यकारी जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, यूएस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करती है? वहाँ की आम जनता करती है। डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्ट तरीके से करती है, लेकिन जनता ही करती है इलेक्टोरल के जरिए। तो यूएस प्रेसिडेंट यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मुख्य कार्यकारी होते हैं। आम जनता जो होती है अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट को जो है चुनाव करती है, वोट करती है। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन जो यहाँ पर अभी मान लो उन्होंने चुनाव किया, आम जनता ने यूएस प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव कर लिया, ठीक है, हो गया। अभी जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो अपनी मर्जी से अलग अलग मंत्रियों को चुनेंगे, अपने अंदर जो है अलग अलग मंत्रियों को लाएंगे। जनता ने तो चुन लिया राष्ट्रपति को, अब राष्ट्रपति ने जो है अलग अलग मंत्रियों को अपने हिसाब से चुन लिया। तब ये जो मंत्रियों को चुना अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो यूएस प्रेसिडेंट ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो इन मंत्रियों को चुना, अलग अलग मंत्रियों को चुना जो, तो वो मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यही जो है विधायिका के ही जिस भी पार्टी का बहुमत हुआ, यही लोग जो है
कार्यपालिका में चले गए, यही लोग जो है मंत्री बनकर सरकार बना लिए, यही लोग, यहाँ के ही लोग। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति जिन मंत्रियों को चुनेंगे वो यहाँ के नहीं होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ उच्च सदन सीनेट के या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी जो है सदस्य मंत्री बनने आता है, तो पहले यहाँ से वो रिजाइन देगा, तब यहाँ पर मंत्री बनेगा। ऐसा होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। यानी कि आपको यहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो है शक्तियों का पृथक्करण होता है, तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो जो वहाँ का अमेरिका का जो विधायिका होती है उसको कांग्रेस कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अमेरिका का जो विधायिका होती है उसको कांग्रेस कहते हैं, और अमेरिका के जो मंत्री होते हैं उसको सेक्रेटरी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों हम लोग जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, अभी हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। शक्ति का पृथक्करण का जो शक्तियों का पावर अलग अलग भाग के जो अलग अलग अंगों के अलग अलग पावर होंगे, शक्ति पृथक्करण का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण, पृथक्करण। तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे जो संसदीय प्रणाली होती है उसका शक्ति पृथक्करण किस तरीके से होता है, और अध्यक्षता में यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली का राष्ट्रपति प्रणाली में हमें किस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, और पहले तो ये बात करते हैं जो शक्ति पृथक्करण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो एक मॉन्टेस्क्यू नाम के एक व्यक्ति थे, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू नाम के एक महापुरुष थे, एक व्यक्ति थे। उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था शक्ति पृथक्करण का। उन्होंने क्यों दिया था कि मान लो अगर इससे पहले के जमाने में क्या होता था, आज हमें जैसे देखने को मिलता है सरकार के 3 अंग हमें देखने को मिल जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था ना, प्राचीन काल से जब हम देखते आते हैं, मध्यकाल से, प्राचीन काल से राजा होता था, वही मेन होता था। राजा के पास ही विधि बनाने का शक्ति होती थी, वही कार्यपालिका होता था, वही न्यायपालिका होता था, और वही विधायिका होता था। राजा ही जो है सब कुछ होता था, राजा ही विधि बनाता था, विधियों को लागू करवाता था, और जो है न्याय भी राजा ही करता था। तो जब ये तीनों पावर जो है एक ही व्यक्ति के पास आ जाएंगी तो क्या होगा, जो है लोगों के मूल अधिकारों का हनन होगा, जनता का शोषण होगा, जनता के ऊपर अत्याचार हो सकता है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लाया था मोंटेस्क्यू जी ने ये सिद्धांत लाया था। क्योंकि अगर मान लो तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास रहेंगी, विधियों को बनाने का, लागू करने का और न्याय भी करने का एक ही व्यक्ति के पास है, तब उसने कुछ भी उल्टा सीधा विधि जो है बना दिया, उसको लागू भी कर दिया, तो आप न्याय मांगने किससे जाएंगे? उसी राजा के पास जिसने वो गलत उल्टा सीधा विधि बनाया है। तो क्या करेगा, उसने ही तो विधि बनाया, तो आपको न्याय देगा। तो इस तरीके से जनता का शोषण हो सकता है अगर तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होंगी। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आ जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी हो जाता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो संसदीय शासन, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, हमें भारत में एक आर्टिकल 50 भी हमें देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 50 जो हमारे भारत का अनुच्छेद 50 है, संविधान का, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, वो क्या कहता है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, दोनों के बीच में अलगाव होना चाहिए, दोनों की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। दोनों के बीच में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों के बीच में पृथक्करण का जो है सिद्धांत, पृथक्करण का प्रावधान करता है कौन, ये हमारा आर्टिकल 50।
इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख लेंगे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक यानी कि अलग अलग करने का प्रावधान है। इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो आपका नोट जो है ज़्यादा लेंदी नहीं होगा और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अब बात करते हैं शक्ति पृथक्करण संसदीय प्रणाली में कैसा होता है। तो हमने बात किया कोई भी राज्य होती है, राज्य में सरकार होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं हमने बात किया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका तो ठीक है। अब यहाँ पर हमें शक्ति पृथक्करण किस तरीके से देखने को मिलता है, संसदीय प्रणाली में हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। संसदीय प्रणाली में हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ये विधायिका है और कार्यपालिका है, इनके बीच में जो है केवल कार्यों के आधार पर इनका कार्य केवल अलग अलग होगा। विधायिका और कार्यपालिका का केवल कार्य ही अलग अलग होगा। उनके पदाधिकारी तो जो है एक हो सकते हैं ना, उनके पदाधिकारी एक हो सकते हैं, उनका कार्यकाल भी एक हो सकता है। भारत में ऐसा हमें देखने को मिलता है, जो हमारी विधायिका है, जो कार्यपालिका है, इनके जो है कार्यकाल यानी कि टाइम कितने समय के लिए है, कार्यकाल और पदाधिकारी जो मेंबर हैं। हमने बात किया था विधायिका के ही मेंबर मंत्री बनते हैं, विधायिका के ही मेंबर कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, कार्यपालिका के सभी मेंबर विधायिका के मेंबर होते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कार्यपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच दोनों के बीच में सामंजस्य होता है, दोनों के बीच में जुड़ाव होता है, आपस में एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए रहते हैं। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का होता है, कार्यपालिका का भाग होता है, और राष्ट्रपति हमारा जो विधायिका है उसका भी एक भाग होता है। 3 अंग होते हैं हमारी विधायिका का, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति तो यहाँ का भी है और यहाँ का भी है, और जो कार्यपालिका के सभी मेंबर होते हैं वो सभी मेंबर यहाँ से ही गए हुए रहते हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि दोनों के पदाधिकारी, दोनों के मेंबर एक होते हैं, दोनों का कार्यकाल भी एक ही होता है, बस इन दोनों का जो कार्य होता है वो कार्य बस अलग अलग होता है। तो हमें भारत में शक्ति पृथक्करण कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। संसदीय प्रणाली में हमें शक्ति पृथक्करण इस तरीके से देखने को मिलता है कि कार्यपालिका और विधायिका और कार्यपालिका जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, दोनों के बीच में सामंजस्य रहता है, सामंजस्य रहता है, आपस में एक जुड़ाव रहता है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के जो है कार्यकाल एक होता है और दोनों के मेंबर भी एक ही होते हैं। दोनों के पदाधिकारी कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, बस इन दोनों का जो कार्य होता है कार्य अलग होता है, कार्य पृथक होता है, यानी कि कार्य अलग होता है। लेकिन जो कार्यकाल और पदाधिकारी होते हैं वो सेम होते हैं। तो भारत में हमें यानी कि संसदीय प्रणाली में हमें शक्ति पृथक्करण केवल जो है कार्य के आधार पर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक प्रणाली में, तो यहाँ पर हमें शक्ति पृथक्करण कुछ यूं देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें शक्ति पृथक्करण किस तरीके से देखने को मिलता है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। सरकार हो गई, सरकार के 3 अंग हो गए, विधायिका, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ पर हमें वीएसए में यानी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में हमें क्या देखने को मिलता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों जो अंग होते हैं, इसके तीनों के अंग, इन तीनों के कार्य तो अलग अलग होते ही हैं, कार्य अलग अलग होते ही हैं, साथ में साथ जो पदाधिकारी होते हैं, इनके पदाधिकारी और इनका कार्यकाल
ये तीनों भी अलग होता है, ये तीनों भी अलग अलग होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। यानी कि वैसे में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अभी हमने पीछे बात भी किया कि कार्यपालिका का कोई भी सदस्य, कोई एक भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर कोई विधायिका का सदस्य कार्यपालिका यानी कि मंत्री बनने जाता है तो पहले यहाँ से रिजाइन देगा, फिर यहाँ का सदस्य बनेगा। यानी कि दोनों में जो है पूरी तरीके से शक्ति पृथक्करण होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, शक्ति पृथक्करण कार्य, पदाधिकारी और कार्यकाल तीनों के स्तर पर होता है। जबकि संसदीय प्रणाली में हमने क्या देखा कि शक्ति पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अंगों के बीच केवल कार्य के स्तर पर ही होता है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच में हमने क्या देखा, तीनों सरकार के जो तीनों अंग होते हैं शक्ति पृथक्करण, तीनों अंगों के बीच कार्य और कार्यकाल और पदाधिकारी, इन तीनों लेवल पर शक्ति पृथक्करण होता है। यानी तीनों के कार्य अलग होंगे, पदाधिकारी भी अलग होंगे और कार्यकाल भी अलग होगा। तो आई होप आप लोगों को जो है अंतर समझ में आ गया होगा। और शक्ति पृथक्करण का जो कॉन्सेप्ट था उससे भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने दो प्रणालियों को देखा कि अलग अलग देशों में जो है किसी किसी देश में संसदीय प्रणाली होती है, किसी देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है उस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया अच्छे से। लेकिन किसी किसी देश में क्या होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है। थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ गुण जो है संसदीय प्रणाली का होगा, कुछ गुण राष्ट्रपति प्रणाली का होगा। तो किसी किसी देश में जो है दोनों का मिक्सर देखने को मिलता है हमें, जिसे हम कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, क्वाजी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था को देख लिया और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को भी देख लिया। और अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ देशों में हमें देखने को मिलता है कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। किन्हीं किन्हीं देशों में हमें ऐसा देखने को मिलता है, जिसे हम अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं। इंग्लिश में क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं उसको। तो उसको देख लेते हैं, वो उसमें क्या क्या प्रावधान देते हैं उसको भी देख लेते हैं, कार्य कैसे होता है उसमें। तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इंग्लिश में लिख लेंगे क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है, इस पे बात करते हैं। ये दोस्तों हमें कुछ देशों में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई कोई प्रावधान जो है संसदीय व्यवस्था से लिया गया रहता है और कुछ प्रावधान जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था से लिया गया रहता है। तो दोनों का मिश्रण हुआ रहता है, इसमें दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है हमें। तो इसको लिख लेंगे ऐसे, संसदीय व्यवस्था प्लस अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था प्लस अध्यक्षात्मक व्यवस्था, दोनों का मिश्रण देखने को मिल जाता है। दोनों इसमें मिश्रित रहता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो ऐसा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर ले ले तो हमें फ्रांस में और रसिया में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है, और श्रीलंका में भी हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कुछ देशों में हमें ये देखने को मिलता है। अब इसमें कार्य कैसे होता है उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पॉइंट वाइज देख लेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होता है
अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता डायरेक्टली राष्ट्रपति को वोट नहीं करती है, लेकिन जनता द्वारा ही चुना जाता है राष्ट्रपति। और संसदीय व्यवस्था में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुनता है, उसका जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति को चुनने का अलग एक सिस्टम होता है, तो वो हम बाद में आगे पढ़ लेंगे, जब राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा जो है चुना जाता है। तो ये हमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था का गुण हमें देखने को मिल जाता है इसमें। अभी इसका भी हम लोग बात करेंगे, इसके क्या क्या गुण रहते हैं। राष्ट्रपति लिख लेंगे, राष्ट्रपति जनता द्वारा, राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। और अगर बात करें आगे, तो राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको कौन चुनता है? उसको भी राष्ट्रपति ही चुनता है। इस व्यवस्था में प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति ही चुनता है, और अपनी अपनी मर्जी के अनुसार चुनता है, अपने पसंद के व्यक्ति के अनुसार। जो भी मतलब कि जो भी व्यक्ति उसको पसंद रहेगा राष्ट्रपति को, वो अपनी मर्जी के अनुसार अपने पसंद के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना देगा। तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है। राष्ट्रपति अपने अपने पसंद के व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति को पीएम बनाता है या फिर नियुक्त करता है, पीएम बनाता है। आगे बात करें तो अब शासन प्रशासन चलाने के लिए केवल राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर तो काफी नहीं है ना। केवल राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों ही जो है सिर्फ थोड़ी शासन चलाएंगे, और मंत्रियों की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो अब उन मंत्रियों को कैसे नियुक्त करेंगे ये लोग? तो जो राष्ट्रपति रहता है, जैसे उसने प्राइम मिनिस्टर को अपनी पसंद के व्यक्ति को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन मंत्री को ऐसे नहीं चुनेगा अपने पसंद के अनुसार। मंत्री को क्या करेगा राष्ट्रपति? जो प्राइम मिनिस्टर उसने बनाया राष्ट्रपति ने, प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा राष्ट्रपति कि हाँ ये बताओ किसको हम बनाए, इसको बनाए, इसको बनाए, इसको मंत्री बनाना है। तो राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा कि हाँ किसको जो है मंत्री बनाना है। तो यानी कि राष्ट्रपति जो है इस व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, राष्ट्रपति लिखेंगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करता है। अगर बात करें ये राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? अध्यक्षात्मक शासन में, हमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। और इसकी भी बात कर रहे तो राष्ट्रपति अपने पसंद के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो ये दोनों गुण जो है हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हमें ये देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करता है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखना हो तो लिख लेंगे, संसदीय व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था का ये गुण है, संसदीय व्यवस्था का ये गुण है। और अगर आगे बात करें इसमें कुछ और प्रावधानों की बात करें, तो हमने जैसे कि देखा, हमने जो कार्यपालिका होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस व्यवस्था में जो कार्यपालिका के मेंबर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, मंत्री विधायिका के मेंबर नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई विधायिका का मेंबर है और वो कार्यपालिका का भी मेंबर होना चाहता है, तो पहले उसे विधायिका से रिजाइन देना पड़ेगा, तब वो कार्यपालिका का मेंबर बनेगा। यानी कि मंत्री बनने से पहले विधायिका से रिजाइन देना पड़ेगा, तब वो मंत्री बन पाएगा। इसको भी लिख लेंगे, कार्यपालिका का सदस्य
कार्यपालिका का सदस्य, कार्यपालिका का सदस्य, विधायिका का सदस्य, नहीं हो सकता। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। ये हमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखने को मिल जाता है। तो इसको लिखना हो तो लिख लेंगे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और अगर बात करें तो इसमें एक और सिस्टम हमें देखने को मिलता है, एक और प्रावधान देखने को मिलता है। जो कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं, यानी कि जो मंत्री होते हैं, वो मंत्री विधायिका के तो सदस्य नहीं होते हैं ना, लेकिन ऐसा होता है इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। जो मंत्री होते हैं वो मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हुए भी, जो विधायिका के निचले सदन होते हैं, दो सदन होता है ना, जैसे हमारे भारत में संसद के तीन अंग हमें देखने को मिल जाते हैं, संसद के तीन भाग देखने को मिल जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा तो राष्ट्रपति ही होता है। अमेरिका में हमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिल जाता है। तो इस व्यवस्था में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो मंत्री होता है विधायिका का सदस्य नहीं होते हुए भी विधायिका का जो निचला सदन होता है उसमें भाग लेता है और उसके प्रति उत्तरदायी भी होता है, उसके प्रति जवाबदेह भी होता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे। मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होते हुए भी, नहीं होते हुए भी, नहीं होते हुए भी निचले सदन में, निचले सदन में भाग लेता है और उसके प्रति, यानी कि जो मंत्री है निचले सदन में, निचले सदन में भाग तो लेगा और निचले सदन के प्रति जवाबदेह भी होगा और उसके प्रति उत्तरदायी भी होता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो भी समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसकी हम लोग अगर बात कर ले तो मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होते हुए भी निचले सदन में भाग लेता है और उसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये हमें संसदीय व्यवस्था का गुण देखने को मिल जाता है, ये संसदीय व्यवस्था से लिया गया है, ऐसा हमें संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक हम मैंने जो भी आप लोग को समझाया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम आप लोग अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा है तो उन्हीं के बेसिस पर जो यूपीएससी ने पीछे जो क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यूज को हम लोग देख लेंगे, जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ चुका है और जो जो हम लोगों ने पढ़ा इसके आधार पर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है तो उन क्वेश्चन को मैं लिखूंगा बोर्ड पर, आप लोग फिर उसको जो है करने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से शायद आप लोग कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत बहुत ही जो है मैंने टाइम देकर आप लोगों को समझाया है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हुआ कुछ ऐसा है, जो मेरा माइक था वो माइक मेरा हाल फिलहाल में वो माइक मेरा खराब हो चुका है। तो अभी जब तक मैं दूसरा माइक ऑर्डर कर रहा हूँ, दूसरा माइक जब तक नहीं आ जाता है तब तक मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि क्वालिटी थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी थोड़ा हो सकता है उस तरीके की ना आए, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि मैं ऑडियो क्वालिटी में उस तरीके से दे पाऊँ। फिलहाल जब तक माइक नहीं है तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा अभी उसी पर हम लोग जो है यूपीएससी ने जो पीवाईक्यू जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है, पिछले वर्षों में जो यूपीएससी पूछ चुकी है पीछे, तो उन्हीं हम क्वेश्चनों को देख लेंगे जो जो यूपीएससी पूछ चुकी है। तो पीवाईक्यूज को देखेंगे, जो हमने पढ़ा उसी उसी से रिलेटेड को पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अलग से ऐसा कोई भी अलग से ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन जो है उठा करके
PYQ उठा करके देखने लगेंगे। जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर ही क्वेश्चन लेंगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2014 में। ये क्वेश्चन 2000 पूछा गया है 2021 में, सॉरी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है प्रीलिम्स में। तो क्वेश्चन क्या था? हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? क्या कह रहे हैं प्रश्न को देखते हैं एक बार। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, यानी कि हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है वो ब्रिटेन से अपनाया है, लेकिन हमने उसमें कुछ सुधार करके जो है उसमें कुछ अपना जो है चेंजेस करके उसको अपनाया है। पूरी तरीके से जो ब्रिटेन का था उसी को नहीं अपना लिया है। लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि हमने ब्रिटेन के संसदीय मॉडल को अपनाया तो है, संसदीय जो ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र मॉडल है उसको हम लोगों ने अपनाया है, उसको हम लोगों ने लागू किया अपने देश में, लेकिन पूरी तरीके से उसको नहीं लागू किया, हमने उसमें कुछ चेंजेस करके लागू किया। तो उसमें हम लोगों ने क्या बदलाव किया, हमारा मॉडल ब्रिटेन के मॉडल से किस तरीके से भिन्न है, तो उससे क्वेश्चन आया है, तो उसको बात कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आंसर होगा। देखते हैं पहला जो दिया है, जहां तक कानून का संबंध है, जहां तक कानून का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया, जो लेक्चर 1 था, आप लोग जाकर के पीछे हम लोगों ने बात कर लिया था, आप लोग देखना चाहें तो जाकर के लेक्चर 1 में देख सकते हैं। मैंने बताया था कि ब्रिटेन की संसद वहां पर सर्वोच्च है। ब्रिटेन में जैसे हमारे यहाँ पर भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद ही, वहां की ब्रिटेन की संसद ही सर्वोच्च है। अगर ब्रिटेन की संसद ने कोई विधि बना दिया, चाहे किसी जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो या फिर किसी भी विधि का जो है उल्लंघन हो, विधि के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर के अपील नहीं कर सकता है। भारत में कैसा है, कोई भी अगर विधि बना दिया संसद ने, तो हमारे अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या फिर किसी विधि के विरुद्ध है, तो हम जाकर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं कि ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, ये विधि जो बनाया है संसद ने। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, आप देख लीजिएगा कि मैंने बताया भी था कि ब्रिटेन की संसद के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है इतनी पावरफुल है कि वो एक महिला को एक पुरुष और एक पुरुष को एक महिला बनाने के इस काम को छोड़कर वो ब्रिटेन की संसद कोई भी काम कर सकती है। तो हमारे यहाँ जैसे संविधान सर्वोच्च है, ब्रिटेन में वहां की संसद सर्वोच्च है। तो वही दिया गया है कि जहां तक कानून का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की शक्ति सीमित है। हम लोगों ने बात किया था कि संसद की शक्ति सीमित है। यदि संसद ने कोई भी विधि बना दिया जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या फिर विधि के विरुद्ध है, तो जो न्यायपालिका है वो उसे रद्द कर देगी या फिर अवैध घोषित कर देगी। न्यायपालिका के पास ये अधिकार है। तो ठीक है, ये तो पहला राइट हो गया एकदम पूरा पूरा। जहां तक कानून का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, ये बात तो सही होगी। लेकिन भारत में संसद की शक्ति सीमित है, भारत में संसद की शक्ति सीमित है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखते क्या है। भारत में संसद के एक अधिनियम के भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता संवैधानिकता भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िएगा, जैसे माइंड में से निकल जाएगी, एक तरफ से पढ़ेंगे दूसरी तरफ से भूल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित, भारत संसद ने मान लो किसी अधिनियम में जो संशोधन किया, उसके संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा जाता है। इसे अगर मान लो संसद ने किसी अधिनियम में जो है संशोधन कर दिया और वो जो है विधि के विरुद्ध है, तो जो न्यायपालिका है, यानी कि संसद ने किसी अधिनियम में जो है संशोधन किया और वो संवैधानिकता से संबंधित है, मतलब कि किसी विधि के विरुद्ध है, मान लो किसी जो नागरिक है उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर किसी विधि के विरुद्ध है, विधि के संविधान के वो अनुकूल नहीं है, संवैधानिकता से संबंधित है वो मामला, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऐसी बेंच होती है जो 5 जज, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जज होने चाहिए, उसमें मिनिमम 5 जज होते हैं, वो मिल करके जो है डिसीजन लेते हैं। तो अभी तक सबसे जो बड़ी बेंच बैठी है वो 13 जजों की बैठी है।
केशवानंद भारती मामले में। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे केशवानंद भारती मामले, तो वहां पर हम इसका जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी बेंच अभी तक 13 जजों की बेंच बनी है, जिससे जो कि हमें केशवानंद भारती मामले में देखने को मिल जाती है। तो यही कहा गया है यहाँ पर, भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित, यानी कि संसद ने किसी अधिनियम को संशोधित किया और वो संवैधानिकता से संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको संविधान पीठ को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज देता है। तो ये बात भी सही हो गई, ये बात एकदम करेक्ट है। तो ये भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 ओनली 2, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं जो दूसरा क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखता हूँ। दोस्तों अब हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2020 में। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन को देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें, संसदीय शासन प्रणाली हमने अभी पढ़ लिया। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया संसदीय शासन प्रणाली से। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें, आप देखते हैं ऑप्शन क्या है। संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो हमने ऐसा कुछ देखा क्या कि संसद में सभी राजनीतिक दलों का जो है सरकार में प्रतिनिधित्व होता है? ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। हमने देखा था कि जिस भी पार्टी को जो है ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस भी पार्टी का बहुमत रहेगा, वो अपनी सरकार बनाती है। और कार्यपालिका में विधायिका से जो है वही मेंबर जाते हैं, वही पार्टी जाती है, वही पार्टी सरकार बनाती है जिसका बहुमत ज्यादा रहता है, जिसको ज्यादा वोट मिले हुए रहते हैं। फिर ऐसा तो हमने कुछ बात नहीं किया था। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो हमने ये बात किया था कि जो कार्यपालिका होती है, जो सभी मंत्री होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य जो सभी मंत्री होते हैं, कार्यपालिका हमारी जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद यानी कि हमारी विधायिका हो गई ना, संसद हमारा विधायिका। तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जब भी जो संसद रहते हैं विधायिका विश्वास प्रस्ताव लाके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो है सरकार को गिरा सकती है। अगर विधायिका ने कोई जवाब जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो मंत्रियों को जवाब देना पड़ जाता है। अगर नहीं दे पाएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो है संसद में सरकार को गिरा सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था, यही तो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। और यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या है? सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता ही उसे हटा सकती है। तो ऐसा हमने कुछ देखा क्या? अभी नहीं देखा, तो इसको भी कट कर देते हैं। और चौथा लेकिन ऑप्शन क्या है? सरकार का चयन संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, परंतु उसे एक नियत अवधि से पहले हटाया नहीं जा सकता। ऐसा कुछ हमने देखा था कि ऐसा कुछ हमने नहीं देखा था। इसको कट कर देंगे, ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2020 में। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। अभी मैं जो है दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कब पूछा है? 2017 में पूछा है। 2017 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन? देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है कि, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली हमने देख लिया है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्या हमने ऐसा कुछ देखा कि कार्यपालिका और जो विधायिका है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। दोनों के बीच सामंजस्य रहता है और कोई भी जो ज्यादा उछल कूद करेगा तो एक दूसरे को जो है चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है? ये नीति की निरंतरता प्रदान करता है। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक कुशल है। तो अधिक कुशल तो है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे अगला ऑप्शन क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, यानी कि जो सभी मंत्री रहते हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।
अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जो है जो संसद रहती है अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार गिरा भी सकती है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, ये तो हमने देख लिया था। और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्या है उसको देख लेते हैं, चुनाव के बिना सरकार का प्रमुख नहीं बदला सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो तीनों ऑप्शन नहीं होगा, हमारा जो सी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी सही ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछा था यूपीएससी 2017 में, तो आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली पर जो हम बेसिक बातों जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं चीजों पर जो है यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन को पूछा है, और न जाने कितने लोग तो इसको छोड़कर भी आए होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ये यूपीएससी ने कब पूछा है। 2015 में यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2015 में पूछा गया है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि अब देखिए फिर से संसदीय शासन प्रणाली पर क्वेश्चन आया है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर कितनी बार क्वेश्चन आया है आप लोग खुद देख सकते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है, लोकसभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने क्या ऐसा कुछ पढ़ा था, संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, उसमें ऐसा कुछ पढ़ा था क्या। तो ये तो ठीक है, लेकिन हम इसे करेक्ट नहीं मान सकते हैं, हम हमें अभी आगे देखना पड़ेगा। और कभी भी आंसर टिक करने से पहले आप लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला ऑप्शन क्या है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या इसलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली भारत में है, तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता, ये बात भी सही है। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो हमने पढ़ा था अभी पीछे कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि जो जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका जो सरकार के जो मंत्री होते हैं सब, तो उनका समूह होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यही तो हमने पढ़ा था, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसी कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन को भी रखा, आप लोगों ने देखा इसी कॉन्सेप्ट पर कितनी बार यूपीएससी पूछ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की चर्चा को हम लोग अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।